देखिए आज जो है ना हम सीधी सीधी बात करते हैं साइंस का। अभी हम स्टार्ट करेंगे और लगभग 1 घंटा या आधा घंटा जितना देर चलेगा कोशिश करेंगे हम कि कम से कम फिजिक्स का लगभग लगभग क्वेश्चन को हम आज करवाएं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया उस सवाल पे हम बात कर रहे हैं आज। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम आज हम पहले फिजिक्स यानी कि भौतिकी को पढ़ाते हैं। ठीक ना। भौतिकी की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव आज कराएंगे। फिजिक्स की अगर बात करें तो देख लीजिए, पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो प्रकाश से ही पहले ऑब्जेक्टिव पता है, प्रकाश कौन सा तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग या चुंबकीय तरंग। फटाफट जो है इसको हम रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। वो है बंद कर दीजिए। तो देखिए दूसरा है क्वेश्चन, इसमें प्रकाश जो है ना गमन करती है। तो देखिए प्रकाश कभी भी चलेगा ना तो सीधी रेखा में चलती है। ठीक ना। तो प्रकाश क्या होता है, सीधा रेखा में। मान लो यहाँ पर अगर दीवार है और दीवार के माध्यम है ना, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, कोई बातचीत नहीं होगा। देखिए पता है प्रकाश जो है ना गमन करती है, तो प्रकाश जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी तिरछा नहीं चलता है, वो सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब चलता है। ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो सबसे अधिक निर्वात। निर्वात बोले तो शून्य, निर्वात मतलब शून्य में। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि हवा ब्याज, बात करें बरसात, इससे अगर नहीं रहेगा सबसे तेजी से शून्य में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब आगे देखिए, आगे है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में इतना मीटर चलती है। ठीक है ना। बात करें अगर प्रकाश की, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, कितने नियम है, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ये होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। ठीक है ना। आगे बात कर देखिए, आगे देखिए ऐसे इसलिए बनवाए हैं कि शॉर्ट रिवीजन के लिए इसको बनाया गया है, इससे ताकि है ना आपको जो है ना आसान हो रिवीजन करने में और जल्दी जल्दी चीजों का सीख पाइएगा। ठीक है ना। ताकि कम समय है तो कम समय में ज्यादा काम करने के लिए ऐसा ही पढ़ाना पड़ेगा। कहता है समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है काल्पनिक। ठीक है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा। या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। ठीक है ना। क्या होगा, या तो समतल नहीं तो उत्तल। अब आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन, कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये अनंत होता है। जो समतल दर्पण होता है यानी कि जो सिंपल दर्पण होता है जिसको हम लोग आईने को मुंह देखते हैं ना, वो साधारण दर्पण होता है जिसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बन सके, तो ये वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो ऐसा चित्र बनेगा। ठीक है। कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो सीधा, काल्पनिक और छोटा। क्या होता है, सीधा, काल्पनिक और छोटा। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र कहता है 1/v + 1/u = 1/l। ठीक है ना। तो ये हो गया दर्पण सूत्र। दर्पण में क्या होता है, सुन लीजिए, वो इसको समझता है आदमी। दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है, ऐसी में लेंस रहता तो पूछता कि लेंस सूत्र क्या है, तो माइनस कहता है। इसी फॉर्मूला में कहता है 1/v - 1/u = 1/l, ये हो जाता है लेंस का। ठीक है ना। तो देख लीजिए 1/v + 1/u = 1/l। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो ये अवतल दर्पण का। ठीक है ना। अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि बड़ा यानी कि उत्तल में क्या होता है, सुन लीजिए, उत्तल में क्या होता है, बड़ा वस्तु को छोटा देखने के लिए, बड़ा को छोटा देखने के लिए। अवतल में क्या होता है, अवतल में छोटा को बड़ा करने के लिए, छोटा वस्तु को बड़ा देखने। जैसे हम लोग देखते हैं गाड़ी के साइड में जो होता है ना शीशा लगा हुआ, तो उसमें उत्तल दर्पण आता है। ठीक है ना। तब देखिए बर्गर का ट्रक जो है ना उस छोटा सा शीशा में दिखता है। ठीक है ना। लेकिन छोटा वस्तु को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग को करना पड़ता है। सही बात समझ गए आप लोग। अब आगे आइए, आगे है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण क्या है, तो उत्तल दर्पण होता है जो आपको कार के अग्रदीप जो आगे लगा हुआ रहता है। कहता है किस दर्पण का उपयोग
गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है तो उत्तल दर्पण का उपयोग, जो साइड में मिरर लगा रहता है उसका बात कर रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नई काकतीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है तो ये ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है ना। इस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा होगा। अब अगला देखिए, कहता है कि दंत विशेषज्ञ इस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी कि जो दांत के डॉक्टर जो होते हैं, एक छोटा सा मतलब एक मिरर छोटा सा आता है, मिरर ऐसा ही कलम के आकार के, उसको ऐसे रख के देख लेता है वो, तो उसमें अवतल दर्पण रहता है, ठीक ना, ताकि वो बड़ा दिखाई दे, ठीक है ना। कहता है गोलीय दर्पण प्रवर्तक श्रेष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाएगा, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है ना, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब आगे देखिए, कहता है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो ये सीधा होता है। गोलीय दर्पण फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है तो एक बराबर होता है r/2, ठीक है ना, एक बराबर r/2 होता है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो ये दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। इस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो यह ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में ऋणात्मक, उत्तल दर्पण रहता था धनात्मक, उत्तल दर्पण रहता था, उत्तल दर्पण रहता था धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक, धनात्मक। अवतल है तो अवतल दर्पण है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो जाएगा। इतना चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ये उत्तल दर्पण है। हमेशा ही वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब देखिए अगला है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल ज्यादा रहता है और वायु जब हवा बहने लगता है तो थोड़ा चाल कम जाता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों भिन्न भिन्न होता है, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, यानी कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे बारिश में अलग होगा, शून्य रहेगा तो अलग होगा, जल में अलग होगा, यानी कि जैसा माध्यम वैसा प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे उठा हुआ दिखना, कम गहरा दिखना। अब आगे आइए देखिए, अगला कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो ये मात्रक विहीन होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है तो ये 2 होता है, ठीक है ना, मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी कि m बराबर क्या होता है, तो v/μ, m बराबर v/μ, यही होता है, ठीक है ना। कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि इसको म्यू बोला जाता है, म्यू का मान होता है तो यानी कि म्यू बराबर होता है, सुन लीजिए, यू को ही जो है ना उल्टा कर दे, उल्टा करके म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आर। इसको हम स्नेल के नियम ही बोलते हैं, स्नेल के नियम, स्नेल का नियम ही बोल सकते हैं, ठीक है ना।
स्नेल के नियम बोलते हैं। आगे आइए। आगे कहता है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 2.42। ठीक है, इतना होता है। आगे है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं तो उत्तल लेंस को। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को। कौन सा लेंस की क्षमता होता है, लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या है तो डाइऑप्टर। डाइऑप्टर को हम लोग डी से शुरू करते हैं, ठीक है ना। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। अब आगे देखिए। आगे है कि किस माध्यम में प्रकाश खिंचाव सबसे अधिकतम होता है? निर्वात में प्रकाश खिंचाव सबसे अधिक होता है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ठीक है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस पता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? अब आइए। पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 20 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1 डायोप्टर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर 1 डायोप्टर से, ठीक है ना। तो आप इसका जो है ना इसको छोड़िएगा तो यानी कि 1 मीटर में आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 100 सेंटीमीटर होता है। इसे डायोप्टर निकालने के लिए डी अपॉन होता है 1/p, ठीक है ना। 1/p जाता है, या p इक्वल टू 1 निकालने के लिए तो मान लीजिए इसको रख देंगे तो क्या जाएगा? 100 सेंटीमीटर बटा कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया 5, तो 5 डायोप्टर ये आ गया। लेकिन ध्यान रखना है आपको, उत्तल लेंस कहाँ है तो उत्तल लेंस आएगा तो प्लस, यही में अवतल रहता तो -5d हो जाता, ठीक है ना। चलिए आगे है। पता है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता? मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? ये 2 नियम है। पता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब आगे देखिए। पता है कि एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है, यानी कि एक एंगस्ट्रम का जो मान है लिखा हुआ है, लिखा है, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है तो 10⁻⁻10 मीटर। एक उत्तल लेंस होता है जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अब आगे देखिए। अगला है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो ये वक्ता केंद्र पर रखा जाता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच में रहती है। फोकस और लेंस के बीच में रहता है। तो दोस्तों आज जो है ना 50 के क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है ना। कल से हमारा रेगुलर क्लास चलेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए, और वो हर वो क्वेश्चन जो है ना इसी क्लास से ही आएगा, ठीक है ना। सारा सेटिंग हो चुका है, अब क्वेश्चन भी अपने पास अवेलेबल है, और समय भी हम निकाल करके शाम को शाम जो है ना पर डे, क्योंकि ऑफलाइन बैच दिन में रहता है तो दिन में संभव नहीं है। अगर हो सकता है क्लास में लाइव कर देंगे वो अलग चीज है, लेकिन रात को मेरा क्लास चलेगा ही 2 विषय का, एक साइंस का और अलग अलग विषय का लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर हम मिलते हैं कल, ठीक है।